दोस्तों, आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्पेस एंड सोसाइटी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन सोचो, अगर आप इंडिया, जापान और अमेरिका जाओ तो क्या सब लोग एक जैसे होंगे? नहीं, क्योंकि हर जगह की लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एंड लाइफ स्टाइल्स अलग अलग होती है। इसी चीज़ को ज्योग्राफी में कहते हैं स्पेस एंड सोसाइटी। मतलब अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों का समाज और संस्कृतियाँ अलग अलग होती है, और इसे समझने के लिए हमें 4 चीज़ें पढ़नी पड़ती है: कल्चरल रीजन, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज। तो चलो इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कल्चरल रीजन। अब कल्चरल रीजन शब्द आते ही हमारे दिमाग में 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला कि कल्चरल रीजन क्या होता है, और दूसरा कि कल्चरल रीजन हर जगह पे अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं इस दुनिया में। जैसे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, खाना, कपड़े और त्योहार अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान में लोग दाल बाटी चूरमा खाते हैं, साउथ इंडिया में लोग इडली डोसा ज़्यादा खाते हैं, पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों का साग ज़्यादा खाते हैं। और जब किसी क्षेत्र की लोगों की लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजन और लाइफ स्टाइल मिलते जुलते होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, तो उस एरिया को हम कहते हैं कल्चरल रीजन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कल्चरल रीजन होता क्या है। तो कल्चरल रीजन एक जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर पीपल एक यानी कि लोग एक जैसा कल्चर शेयर करते हैं, यानी कि जिस जगह पे एक ही जगह पे एक जैसा कल्चरल किया होता है। अब कल्चर का मतलब होता है जैसे कि एक जगह पर एक जैसी लैंग्वेज बोला जाना, रिलीजन से एक जैसा होना, खान पान की हैबिट से एक जैसा होना, ट्रेडिशंस यानी कि परंपरा एक जैसा होना, और लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली एक जैसा होना। अगर किसी जगह के लोगों में ये चीज़ें मिलती जुलती होती है तो वो एरिया कल्चरल रीजन कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप राजस्थान में जाते हो तो लोग मारवाड़ी, राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते, दाल बाटी चूरमा फेमस फूड है यहाँ का। यहाँ की कल्चर पूरी रीजन में सिमिलर है, यानी कि एक जैसा है। मतलब पूरे राजस्थान में यही सारी चीज़ें होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह राजस्थानी कल्चरल रीजन है। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, राइस बेस्ड फूड होता है, टेम्पल्स कल्चर होता है। यह भी एक डिफरेंट कल्चरल रीजन है। सो स्टूडेंट्स, अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग कल्चर और वो मिला के होता है डिफरेंट कल्चरल रीजन। अब अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ले कल्चरल रीजन की, तो इंग्लिश में आप लिखोगे अ कल्चरल रीजन इज अ जियोग्राफिकल एरिया वर पीपल शेयर सिमिलर कल्चर ट्रेड्स सच एज लैंग्वेज, रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड लाइफ स्टाइल। यानी कि एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर लोग एक जैसा ट्रेडिशन यूज़ करते हैं, जैसे कि एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, एक जैसा धर्म मानते हैं, एक जैसी परंपराएं होती है और एक जैसी जीवन शैली होती है। बेसिकली उसे ही हम कल्चरल रीजन कहते हैं। और अगर इसी डेफिनेशन को हम अगर हिंदी में देखें तो सांस्कृतिक क्षेत्र यानी कि कल्चरल रीजन वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ रहने वाले लोगों की धर्म, भाषा, परंपराएं और जीवन शैली एक जैसी होती है, यानी कि समान होती है। अब सवाल आता है कि कल्चरल रीजन बनते कैसे हैं। इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज। पहला फैक्टर है लैंग्वेज कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु ज़्यादा बोली जाती है और मलयालम ज़्यादा बोली जाती है। इसलिए लैंग्वेज कल्चरल रीजन बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। सेकेंड में आ जाएगा रिलीजन भी कल्चरल को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मिडल ईस्ट में इस्लामिक कल्चर है, इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख ट्रेडिशन है, और रिलीजियस फेस्टिवल, ट्रेडिशंस और लाइफ स्टाइल को शेप देता है। थर्ड है एनवायरनमेंट भी कल्चर को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेजर्ट एरिया तो राजस्थान, वाटर शॉर्टेज, डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट हाउसेस। ऑल रीजन में जैसे कि हिमालयाज, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं लोग, डिफरेंट फूड हैबिट्स यानी कि अलग अलग खाने की वो होती है। इसलिए एनवायरनमेंट कल्चर को शेप करते हैं। फोर्थ है माइग्रेशन। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो अपनी कल्चर भी साथ लेकर जाते हैं। जैसे
यूरोपियंस माइग्रेट होते हैं अमेरिका में, तो आज भी अमेरिका में यूरोपियन कल्चर के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कल्चरल रीजन, यानी कि अलग अलग कल्चरल रीजन्स के टाइप्स होते हैं, जिसमें से 3 मेन होते हैं। पहला फॉर्मल कल्चरल रीजन, दूसरा फंक्शनल कल्चरल रीजन और तीसरा वर्नेकुलर कल्चरल रीजन। अब वन बाय वन हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉर्मल कल्चरल रीजन। फॉर्मल कल्चरल रीजन एक ऐसा कल्चर है जहाँ क्लियरली सिमिलर होता है कल्चर। कैसे? जैसे कि हिंदी स्पीकिंग रीजन, यहाँ लोग मोस्टली हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे कल्चरल क्लियरली सिमिलर होता है, मतलब हमें कंफर्म दिखता है कि हाँ इसमें सारे कल्चर सिमिलर है। जैसे कि हिंदी स्पीकिंग रीजन, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। सेकेंड है फंक्शनल कल्चरल रीजन। फंक्शनल रीजन क्या होता है? तो एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। फंक्शनल रीजन क्या होता है? एक सेंट्रल पॉइंट जो होता है वहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। जैसे कि वाराणसी एक रिलीजियस सेंटर है, इसके आसपास के एरिया भी उसी कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब फंक्शनल रीजन, जैसे कि वाराणसी बताया मैंने आपको कि वाराणसी में जो कल्चर होता है, तो उसके आसपास का जो एरिया है वो भी वाराणसी के कल्चर से इन्फ्लुएंस होगा, और वहाँ पर भी वाराणसी का जो कल्चर है रिलीजियस है वो ही अप्लाई किया जाएगा, है ना। तो वही फंक्शनल कल्चरल रीजन होता है। थर्ड है वर्नेकुलर कल्चरल रीजन। वर्नेकुलर रीजन क्या होता है? तो लोगों की परसेप्शंस पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इनकी एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती ना। परसेप्शन मतलब धारणा, मतलब अब जिस जगह की जिससे धारणा होती है उस तरह से ही वर्नेकुलर रीजन होता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इसकी कोई एग्जैक्ट बाउंड्री तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ऐसी एक धारणाएं होती है वर्नेकुलर रीजन में। कल्चरल रीजन को समझने का एक सिंपल से एग्जाम्पल है। जैसे कि आप लोग इमेजिन करो कि आप इंडिया का मैप देख रहे हो। इंडिया में नॉर्थ इंडिया में हिंदी कल्चर होता है, साउथ इंडिया में द्रविडियन कल्चर, पंजाब में सिख कल्चर और राजस्थान में डेजर्ट कल्चर। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट कल्चर्स क्रिएट डिफरेंट कल्चरल रीजन। मतलब अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं वो अलग अलग कल्चरल रीजन्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी कल्चर होता है, तो नॉर्थ इंडिया का एरिया क्या कहला जाएगा? हिंदी कल्चरल रीजन। साउथ इंडिया में द्रविडियन है, तो साउथ इंडिया में द्रविडियन कल्चरल रीजन हो जाएगा। पंजाब में सिख कल्चर, तो सिख कल्चरल रीजन हो जाएगा। राजस्थान में डेजर्ट कल्चर है, तो डेजर्ट कल्चरल रीजन हो जाएगा। इसके हिसाब से अलग अलग कल्चर्स अलग अलग कल्चरल रीजन्स क्रिएट करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कल्चरल रीजन पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है तो इट हेल्प्स टू अस अंडरस्टैंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि कल्चरल में जो अलग अलग डाइवर्सिटी है, जैसे अलग अलग कल्चर्स फैले हुए हैं हमारे वर्ल्ड में, उसे समझने के लिए, डिफरेंट ट्रेडिशंस मतलब अलग अलग ट्रेडिशंस और लाइफ स्टाइल्स को समझने के लिए, सोसाइटी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है कल्चरल, उसे समझने के लिए, रीजनल आइडेंटिटी के लिए, जियोग्राफिकल कल्चरल रीजन को स्टडी करके ह्यूमन सोसाइटी को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब अगर हमें किसी ह्यूमन सोसाइटी को समझना है, किसी कल्चर को समझना है, किसी जगह को समझना है, किसी ट्रेडिशन को, लाइफ स्टाइल को समझना है, वर्ल्ड में अलग अलग कल्चर्स से उन कल्चर्स को समझना है, तो उसके लिए कल्चरल रीजन समझना ज़रूरी होता है। इसकी मदद से हम आसानी से कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स, लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशंस समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेस। अब रेस क्या होता है? अगर आपसे मैं पूछूं कुछ लोगों की स्किन वाइट क्यों होती है, या कुछ लोगों की स्किन डार्क क्यों होती है, कुछ लोगों के स्ट्रेट बाल क्यों होते हैं, कुछ के कर्ली क्यों होते हैं, तो इसका जवाब हमें रेस के कॉन्सेप्ट में मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि सभी इंसान एक ही स्पेसिस के हैं, जिन्हें कहते हैं होमो सेपियंस। यानी दुनिया में कोई भी इंसान अलग अलग स्पेसिस का नहीं होता, यानी कि सब एक ही प्रजाति के होते हैं। हम सब एक ही मानव जाति के सदस्य हैं। तो चलिए अब इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले रेस होती क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो रेस का मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप जिनमें कुछ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कल्चरल रीजन क्या था कि एक ऐसा रीजन जहाँ का कल्चर एक जैसा हो, लैंग्वेज एक जैसी हो, तो वो कल्चरल रीजन कहलाता है।
वैसे यहाँ पे लोगों के बारे में बात की जा रही है। ऐसा लोगों का ग्रुप जिनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हो, जैसे कि स्किन कलर एक जैसा हो, हेयर एक जैसा, बाल एक जैसे हो, आई शेप यानी कि आंखें एक जैसी हो, नोज यानी नाक एक जैसी हो, बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसी हो। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हेरेडिटी से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी फैमिली में पेरेंट्स के बाल कर्ली है तो अक्सर बच्चों के बाल भी कर्ली होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरह स्किन कलर भी फैमिलीज में सिमिलर रहता है। तो वही कहा जा रहा है इसमें, रेस को पहचानने के लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जियोग्राफर्स और साइंटिस्ट रेस को पहचानने के लिए कुछ फिजिकल फीचर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे स्किन कलर, सबसे पहले स्किन कलर डिपेंड करता है एक पिगमेंट पर जिसका नाम है मेलेनिन। जिन लोगों में मेलेनिन ज़्यादा होता है उनकी स्किन डार्क होती है, जिन लोगों में मेलेनिन कम होता है उनकी स्किन लाइट होती है। जैसे अफ्रीका के ट्रॉपिकल एरिया में रहने वालों की स्किन डार्क होती है, यूरोप के ठंडे एरिया में रहने वाले लोगों की स्किन कंपैरेटिवली लाइट होती है, अफ्रीका से कम होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए डार्क स्किन यूजफुल होती है। और अफ्रीका में हम जानते हैं कि डायरेक्टली सनलाइट आती है, तो वहाँ पे सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए डार्क स्किन का होना ज़रूरी होता है। सेकंड है हेयर टाइप, यानी कि बाल 3 तरह के हो सकते हैं। हेयर की जो टाइप्स होते हैं वैसे, जैसे कि स्ट्रेट हेयर है, वेवी हेयर है, या कर्ली या वूली हेयर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जर्व करें तो ईस्ट एशिया में अक्सर लोगों के हेयर स्ट्रेट होते हैं, अफ्रीका में बहुत से लोगों के हेयर कर्ली होते हैं। तो वही थर्ड में है नोज़। नोज़ 2 प्रकार की हो सकती है, तो नैरो या फिर ब्रॉड। ये भी क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के कारण डेवलप होती है। आई शेप, नेक्स्ट, कुछ पॉपुलेशन में आइज थोड़ी नैरो या एलमोंड शेप की होती है, जैसे ईस्ट एशिया के लोगों में ये फीचर कॉमन होता है। फिफ्थ है बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे कि हाइट, फेस शेप, बॉडी बिल्ड भी डिफरेंट पॉपुलेशन में अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ट्रेडिशन ज्योग्राफी के अनुसार दुनिया के लोगों को 3 मेजर रेसेस में डिवाइड किया गया है, कॉकेसॉइड, मोनोगोलोइड और नेग्रोइड। अब इन्हें हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो कॉकेसॉइड रेस क्या होती है? तो ये रेस मेनली पाई जाती है यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया के कुछ पार्ट्स में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो लाइट टू ब्राउन स्किन, स्ट्रेट एंड वेवी हेयर और नैरो नेज, जैसे कि यूरोप के लोग और कई इंडियन पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है मोनोगोलोइड। ये रेस मेनली पाई जाती है ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, आर्कटिक रीजन। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके येलोइश स्किन, स्ट्रेट ब्लैक हेयर, ब्रॉड फेस और नैरो आइज, यानी कि स्ट्रेट ब्लैक हेयर होना, येलो स्किन होना, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इस टाइप के लोग कहाँ होते हैं? तो चाइनीज़, जापानीज़, कोरियंस, है ना। नेक्स्ट और लास्ट है नेग्रोइड रेस। ये रेस मेनली सब सहारान अफ्रीका में पाई जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो डार्क स्किन, यहाँ के लोगों की जो स्किन होती है वो डार्क होती है, कर्ली हेयर्स होते हैं और ब्रॉड नोज होती है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका के बहुत से एथनिक ग्रुप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब सवाल आता है कि दुनिया के लोगों में इतनी फिजिकल डिफरेंसेस क्यों होते हैं? सबसे पहला रीज़न है क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हॉट ट्रॉपिकल एरिया में डार्क स्किन सनलाइट से प्रोटेक्शन देती है, इसलिए वहाँ पे डार्क स्किन होती है। सेकेंड है एनवायरनमेंट, जैसे कि माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, हर एनवायरनमेंट इंसान के फिजिकल फीचर को इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड है आइसोलेशन। अगर कोई पॉपुलेशन हज़ारों साल तक आइसोलेटेड रहे तो उनके फीचर्स यूनिक हो जाते हैं, है ना। तो वही कहा जा रहा है इसमें। फोर्थ है माइग्रेशन, यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं या माइग्रेट करते हैं तो इंटरमेरी करते हैं तो रेसेस मिक्स हो जाती हैं, है ना। तो उस वजह से भी हमारी रेसेस अलग अलग, मतलब स्किन कलर्स, हमारा फिजिकल जो बिल्डअप है बॉडी का वो अलग अलग होता है।
अब सबसे मेन बात आती है कि मॉडर्न व्यू ऑफ रेस, यानी कि मॉडर्न में रेस को किस नज़र से देखा जाता है। तो आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट मानते हैं कि रेशियल क्लासिफिकेशन बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि सभी इंसान होमो सेपियंस स्पेसिस के हैं। जेनेटिक्स डिफरेंसेस बहुत छोटे होते हैं। माइग्रेशन, इंटरमैरिजेस ने पॉपुलेशन को मिक्स कर दिया है। इसलिए आज ज्योग्राफी में रेस से ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, सोसाइटी से कम फोकस किया जाता है। कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन, सोसाइटी, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, रेस पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रिलीजन। अब रिलीजन होता क्या है? तो सबसे पहले रिलीजन सिंपल भाषा में कहा जाए तो रिलीजन मीन्स अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू गॉड और सुपर नेचुरल पावर, यानी कि धर्म एक ऐसी बिलीफ सिस्टम है, यानी कि आस्था की व्यवस्था है, स्टेज है जिसमें लोग भगवान, ईश्वर या सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास करते हैं। लेकिन धर्म सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होता है, रिलीजियस अफेक्ट भी करता है, जैसे कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा फेस्टिवल्स, हमारे फूड हैबिट्स, हमारी डेली लाइफ स्टाइल, ये सब भी इफ़ेक्ट करता है एक रिलीजन को, यानी कि धर्म को। फॉर एग्जांपल मान लो भारत में कोई दिवाली सेलिब्रेट करता है, कोई ईद सेलिब्रेट करता है, कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। ये फेस्टिवल्स अलग अलग क्यों हैं? बिकॉज पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, यानी कि जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं। इसलिए रिलीजन सोसाइटी की आइडेंटिटी को भी डिफाइन करता है। रिलीजन के दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि धर्म के मुख्य दो भाग होते हैं। रिलीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे फर्स्ट है बिलीफ। हर रिलीजन में कुछ बिलीफ्स होते हैं, यानी कि कुछ आस्थाएं होती है। जैसे हिंदू में लोग कई देवताओं में विश्वास करते हैं, इस्लाम में लोग एक ही भगवान यानी कि अल्लाह में विश्वास करते हैं। सो बिलीफ इज द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, राइट। सेकेंड है रिचुअल्स। रिचुअल्स यानी कि धार्मिक क्रियाएं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे कि प्रेयर करना, नमाज, प्रार्थना, फास्टिंग, व्रत, रोज़ा, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, मतलब सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपनी चीज़ों में करते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपने देखा होगा मुस्लिम लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, हिंदू लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं। डिफरेंट रिलीजन्स डिफरेंट रिचुअल्स, मतलब सबके अलग अलग धर्म है और सबके अलग अलग क्रियाएं हैं, सबके अलग अलग परंपराएं हैं। नेक्स्ट आता है सेक्रेड टेक्स्ट, यानी कि धार्मिक ग्रंथ। हर रिलीजियस के पास कुछ होली बुक्स होती है, जैसे हिंदुइज्म के पास है वेदास, भगवद गीता, इस्लाम के पास है कुरान, क्रिश्चियनिटी के पास है बीबल, सिक्किम के पास है गुरु ग्रंथ साहिब। ये बुक्स लोगों को मॉरल गाइडेंस देती है। फोर्थ है सेक्रेड प्लेसेस, यानी कि पवित्र स्थान। हर रिलीजियस के अपने अपने वर्शिप प्लेसेस होते हैं, यानी पूजा करने की जगह होती है। जैसे हिंदू की टेम्पल होती है, मंदिर, मॉस्क्यू, चर्च, मस्जिद। नेक्स्ट है चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इस टाइप से अलग अलग। जैसे आपने देखा होगा वाराणसी जाओगे तो आपको बहुत सारे टेम्पल्स दिखेंगे, अगर आप मेक्का जाओगे तो वहाँ आपको मॉस्क्यूज दिखेंगे। इसी तरह रिलीजन्स जियोग्राफिकल लैंडस्केप को भी चेंज करता है। अब बात आती है कि हमारी इस दुनिया में कुछ मेजर रिलीजन्स होते हैं, मतलब अलग अलग धर्म होते हैं। जैसे कि पहला है हिंदुइज्म, यानी कि हिंदू धर्म। ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन्स में से एक है। मेनली ये इंडिया और नेपाल में होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट देखा जाए तो कर्मा, इसकी जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है, इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कर्म, ऋषिकरेशन और मोक्ष, है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी गंगा रिवर में पूजा या आरती देखी हो तो वहाँ हिंदू रिलीजन्स होते हैं। सेकंड है इस्लाम। इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा फाउंडेड है। इसकी होली बुक्स कुरान होती है और इसको मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं। इसकी मेन 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप ईद की नमाज देखो है तो वो इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, मतलब इस्लाम की जो धार्मिक चीज़ें होती है वो सब वहाँ होती हैं। थर्ड है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो है वो टीचिंग ऑफ जीसस क्रिस्ट के ऊपर बेस्ड है। इसकी होली बुक बाइबल है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है।
फॉर एग्जाम्पल दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन चर्चेस में प्रेयर होती है। फोर्थ है बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के द्वारा फाउंड किया गया है। ये रिलीजन सफरिंग को ख़त्म करते हैं और पीस अचीव करने पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को यानी कि भिक्षुओं को देखा होगा तो मेडिटेशन करते हुए, तो वह बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते हैं यानी कि बुद्धिज्म की का ध्यान करते हैं। फिफ्थ में सिक्किम्स। तो सिक्किम्स के फाउंडर गुरु नानक है। इसकी होली बुक जो ग्रंथ है इसका वो है गुरु ग्रंथ साहिब। इसका जो मेन आइडिया वो है इक्वलिटी, सर्विस और डिवोशन टू वन गॉड, यानी कि एक गॉड पर पूरी तरह से आस्था रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाओगे, वहाँ लंगर चलता है जहाँ सबको फ्री फूड मिलता है। यह सिक्किम की इक्वली प्रिंसिपल को दिखाता है। अब रिलीजन्स के भी टाइप्स होते हैं, आपको पता है रिलीजन्स के दो टाइप्स होते हैं, दो कैटेगरी में रिलीजन्स यानी कि धर्मों को डिवाइड किया गया है। यूनिवर्सलिजिंग रिलीजन, ये रिलीजन्स पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होना चाहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ओपन टू ऑल पीपल, यानी कि ये सभी के लिए खुला होता है। एंकरेज कन्वर्शन, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन, इस्लाम और बुद्धिज्म। मतलब ये जो धर्म है ये अपनी ओर लोगों को खींचना चाहता है। वो चाहता है कि बहुत सारे लोग उसके धर्म के अंदर आ जाएं, और इस धर्मों के अंदर आते हैं क्रिश्चियन, इस्लाम और बुद्धिज्म। सेकेंड है इथनिक रिलीजन। ये रिलीजन्स मेनली स्पेसिफिक ग्रुप या रीजन के लिए कनेक्टेड होता है, यानी कि एक रीजन के लिए होता है, ये सबके लिए ओपन नहीं होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से कन्वर्जन एंकरेजमेंट नहीं होते हैं, कल्चर्स में स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं, मतलब अपने कल्चर से अपने धर्म से पूरी तरह से कनेक्ट होते हैं स्ट्रांगली, जैसे कि हिंदू, जुडाइज्म और शिंतो। अब एक सवाल आता है कि हम ज्योग्राफी के अंदर रिलीजन पढ़ तो रहे, लेकिन ज्योग्राफी का रिलीजन से कनेक्शन क्या होता है? तो ज्योग्राफी का रिलीजन से कनेक्शन ये होता है कि जो रिलीजन है वो इन्फ्लुएंस करता है कल्चर को, सेटलमेंट पैटर्न को, आर्किटेक्चर को, फूड हैबिट्स को, फेस्टिवल्स को। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में ट्रैवल करो तो नॉर्थ इंडिया हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे, पंजाब में गुरुद्वाराज मिलेंगे, केरला में चर्चेस मिलेंगे, हैदराबाद में मॉस्क्यूज मिलेंगे। ये दिखाता है कि रिलीजन ज्योग्राफी को शेप करता है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। तो दोस्तों सोचिए, अगर लैंग्वेज इस दुनिया में ना हो तो क्या होगा? हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, नॉलेज किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इंग्लिश में कहे तो लैंग्वेज इज़ द मेन टूल थ्रू विच ह्यूमन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी कि एक लैंग्वेज एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा लोग आपस में बात कर पाते हैं, है ना। यह रीज़न है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में लैंग्वेज को कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब लैंग्वेज होती क्या है? तो लैंग्वेज एक सिस्टम है जिसके द्वारा लोग वर्ड, साउंड और सिंबल की मदद से कम्युनिकेशन यानी कि आपस में बात कर पाते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो लैंग्वेज इज़ ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल टू एक्सप्रेस आइडिया, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि लैंग्वेज एक ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टम है जिसके द्वारा लोग अपने आइडियाज़, इमोशंस और इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, बोल के या बता पाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है, अगर वह राजस्थान में पैदा होता है तो वह हिंदी राजस्थानी सीखेगा, अगर वो फ्रांस में पैदा होगा तो वह फ्रेंच सीखेगा, अगर वह चाइना में पैदा होगा तो चाइनीज़ सीखेगा। इसका मतलब है कि लैंग्वेज प्लेस और कल्चर के साथ जुड़ी हुई होती है, और यही चीज़ ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है। अब लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है? सबसे पहली इम्पोर्टेंस अगर लैंग्वेज की होती है तो वो है कल्चरल आइडेंटिटी। लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति स्पेनिश बोलता है तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो स्पेन या लैटिन अमेरिका से हो सकते हैं, इसलिए लैंग्वेज कल्चर की पहचान होती है। दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा बड़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाता है, लैंग्वेज की मदद से डॉक्टर पेशेंट से बात करता है, लैंग्वेज की मदद से एक साइंटिस्ट दूसरे से बात करते हैं, यानी कि नॉर्मली कहा जाए तो लैंग्वेज की वजह से ही एक इंसान एक दूसरे से बात कर पाता है, इसलिए कम्युनिकेशन लैंग्वेज की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है कल्चर ट्रांसफ़र, यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से हम नॉलेज और ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरीज़, लिटरेचर, रिलीजन, ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें हम लोगों को बता सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और अपने लैंग्वेज के माध्यम से इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो तो लैंग्वेज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर हम उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स समझते हैं। जैसे फर्स्ट है मदर टंग, यानी कि मातृभाषा। मातृभाषा वह लैंग्वेज होती है जो बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स से सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हिंदी, गुजराती, तमिल, बंगाली, ये सभी किसी न किसी मदर टंग हो सकती है किसी ना किसी की। फॉर एग्जांपल एक बच्चा घर में अपनी माँ से हिंदी में बोलना सीखता है, इसलिए हिंदी उसकी मदर टंग बन जाती है, यानी कि मातृभाषा बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही सेकंड है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जो गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस वर्क में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में गवर्नमेंट वर्क में हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करती है। वैसे ही अब थर्ड है इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज वो होती है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आज दुनिया में इंग्लिश सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, यहाँ सब जगह इंग्लिश यूज़ होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज फैमिलीज़। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज फैमिली। इसका मतलब होता है लैंग्वेज जो एक कॉमन एंसेस्टर लैंग्वेज से डेवलप हुई हो। अब मेजर लैंग्वेज फैमिलीज़ कौन कौन सी होती है, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज फैमिली है। इसमें शामिल लैंग्वेजेस है इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन। इंडिया में हिंदी, यूरोप में इंग्लिश और फ्रेंच दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेकेंड है सीनो टाइबेटियन लैंग्वेज फैमिली। ये मेनली ईस्ट एशिया में बोली जाती है। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ लैंग्वेजेस। मैंड्रिन चाइनीज़ दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजों में से एक है। नेक्स्ट है एफ्रो एसाइटिक लैंग्वेज फैमिली। ये मेनली नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में बोली जाती है। फॉर एग्जांपल अरेबिक और हिब्रू। अरेबिक लैंग्वेज कई देशों में बोली जाती है क्योंकि इस्लाम और ट्रेड के कारण ये फैल गई है। नेक्स्ट है द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। यह मेनली साउथ इंडिया में बोली जाती है। फॉर एग्जांपल तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। नेक्स्ट है डायलेक्ट, यानी कि बोली। डायलेक्ट का मतलब होता है लैंग्वेज का रिलीजन वेरिएशन, मतलब लैंग्वेज सेम होती है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग होता है। हिंदी की डायलेक्ट्स मारवाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी है। इनमें वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो गए, ठीक है ना। बोली में आता है वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन जिस तरह की होती है वो उस लैंग्वेज की बोली बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान में हिंदी सुनेंगे और बिहार में हिंदी सुनेंगे तो दोनों जगह हिंदी अलग अलग स्टाइल में बोली जाती है। इसी को डायलेक्ट्स यानी कि बोली कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस दुनिया के अंदर। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट लैंग्वेज दुनिया में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है लेकिन कहीं ना कहीं होती है। इसके पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल रीज़न है, जैसे माइग्रेशन, ट्रेड, कोलोनाइजेशन। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया के कई देशों में बोली जाती है क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने कई देशों पर रूल किया था। एग्जांपल फॉर इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसलिए इंग्लिश कई देशों में फैल। नेक्स्ट है लैंग्वेज लॉस, यानी कि आज दुनिया में लगभग 7,000 लैंग्वेजेस है लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई छोटी छोटी जो लैंग्वेजेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जब कोई लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है तो कल्चर, ट्रेडिशन और लोकल नॉलेज भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए लैंग्वेज को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज हमने स्पेस एंड सोसाइटी को अच्छे से समझा। हमने देखा कि समाज में अलग अलग चीज़ें हमारे सोशल स्पेस को कैसे बनाती। सबसे पहले हमने बात करी कल्चरल रीजन की। कल्चरल रीजन वह एरिया होता है जहाँ लोगों की लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल लगभग समान होती है। जैसे राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग कल्चर और आइडेंटिटी है। इसके बाद हमने समझा रेस के बारे में। रेस का मतलब लोगों के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से होता है, जैसे स्किन कलर, हेयर टाइप, फेशियल फीचर्स आदि।
लेकिन आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी इंसान बराबर है, चाहे उनकी रेस यानी कि उनकी फिज़िकल वो कैसे भी हो या बैकग्राउंड कुछ भी हो। फिर हमने समझा रिलीजन को। रिलीजन्स लोगों के बिलीफ, रिचुअल और वैल्यूज़ को डिफाइन करता है, जैसे हिंदूज़, इस्लाम, क्रिश्चियंस, सिखिम्स, ये सभी लोगों की लाइफ स्टाइल और फेस्टिवल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अंत में हमने बात करी लैंग्वेज की। लैंग्वेज का मतलब वह माध्यम जिससे लोग कम्युनिकेशन करते हैं और अपनी कल्चर को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे भारत में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती जैसी कई लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग रिलीजन्स की पहचान बन चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस एक इजी एक्सप्लेनेशन वाली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली क्लास 12th ज्योग्राफी और इंग्लिश की सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।